अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे आप किस तरह से एक अच्छे कंटेंट राइटर बन सकते हैं। कौन-कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिनको अपनाकर आप लोग भी अच्छे कंटेंट राइटर के तौर पर अपना नाम बना सकते हैं। कौन-कौन से ऐसे बुनियादी पॉइंट्स हैं, बुनियादी ज़रूरियात हैं जिनको मद्देनज़र रखकर आप एक अच्छे कंटेंट राइटर के तौर पर दुनिया में सामने आ सकते हैं। तो आइए अपनी क्लास का स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ आप लोगों के पास है कंटेंट राइटिंग के अंदर आती है टाइम इन्वेस्टमेंट। सबसे पहला काम जो आप लोगों ने करना है वो अपने टाइम की इन्वेस्टमेंट करनी है। अब आप लोगों ने ये इन्वेस्टमेंट किस बेस के ऊपर करनी है और कहाँ पे करनी है, ये सबसे अहम बात है। आप लोगों के पास जो सबसे पहला टाइम इन्वेस्टमेंट के अंदर पॉइंट आता है, जहाँ पे आप लोग अपनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो है आप लोगों की ऑडियंस। सबसे पहला काम आपने करना है कि आपने सिलेक्ट योर ऑडियंस, आपने अपनी जो ऑडियंस है, उसको सिलेक्ट करना है। यानी आपने ये देखना है कि आपको जो सुनने, पढ़ने, जानने वाले लोग हैं, वो कौन से हैं। यानी कौन से ऐसे लोग हैं जिनके लिए आप लोगों ने अपना कंटेंट क्रिएट करना है। सबसे पहला काम आपकी ऑडियंस का है, तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि आपने किसके लिए काम लिखना है। आपने किसी कंपनी के लिए लिखना है, किसी ब्रांड के लिए लिखना है, या फिर आप लोग अपने जो आम से क़ारीन हैं उनके लिए लिखना चाह रहे हैं। तो सबसे पहला काम आपने अपनी जो ऑडियंस है, आपने उसको जानना है। उसके बाद आप उनके मेयार के मुताबिक जो अपना कंटेंट है उसको क्रिएट करेंगे। इसके बाद सेकंड चीज़ जो आप लोगों के पास है टाइम इन्वेस्टमेंट के अंदर आती है, वो है प्रॉफिटेबल कॉर्नर। सबसे पहला काम आपने अपनी ऑडियंस को सिलेक्ट किया। सेकेंडली आपने ये करना है कि चूज़ अ प्रॉफिटेबल कॉर्नर। आपने प्रॉफिटेबल कॉर्नर का जो इंतखाब है वो करना है। यानी सबसे पहले आपने ये सोचना है अब आपने लिखना किस टॉपिक के ऊपर है। आपने अपनी प्रॉफिटेबल जो निश है इसका इंतखाब करना है। जैसे ही आप लोग अपनी प्रॉफिटेबल निश का जो सिलेक्शन है वो कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट फेस आप लोगों के पास जो आता है वो है गुड रीडिंग। आपने अपने अंदर अच्छा पढ़ने की जो आदत है उनको डेवलप करना है। आपने अच्छा पढ़ने की आदत को डेवलप क्यों करना है? क्योंकि जो अच्छे रीडर्स होते हैं वही अच्छे राइटर्स होते हैं। जब आप लोग मुख्तलिफ़ किताबों को पढ़ने की जो आदत है उनको अपना लेते हैं, तो क्या होता है कि आपके फ़िक्र में इज़ाफ़ा होता है, आपकी सोच की पुख्तगी में इज़ाफ़ा होता है, आपके ऊपर जो लिखने के नए-नए अदवार हैं वो खुलते हैं। और ये होता है समटाइम्स आप कोई किताब पढ़ रहे होते हैं तो आप वैसे आपके अंदर लिखने की जो एबिलिटीज़ हैं वो हैं, लेकिन आपको यही नहीं पता समझ आ रहा होता कि आपने किस टॉपिक के ऊपर लिखना है। समटाइम्स ये देखें कि आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, तो आपने उसके ऊपर कोई पॉइंट पढ़ा है, आपको लगा कि मैं भी इसके ऊपर लिख सकता हूँ और आप लोगों ने भी इसके ऊपर लिखा, तो क्या हुआ कि लिखने की अदा से आपके अंदर जो पढ़ने की अदा से आपके अंदर लिखने की अदा डेवलप हुई। और वैसे भी जब भी आप लोग अच्छी-अच्छी किताबें पढ़ते हैं, तो क्या होता है कि आपको नई-नई चीज़ों के बारे में आगाही मिलती है। आप लोगों की जो सोच है, उसकी पुख्तगी के अंदर इज़ाफ़ा होता है और इसके अलावा आप लोगों को जो दुनिया में नए-नए जदीद-जदीद मसाइल चल रहे होते हैं, उनके बारे में भी आगाही मिलती है। अगर आप लोगों ने अच्छा कंटेंट राइटर बनना है, तो आप लोगों को अच्छा पढ़ने की आदत को भी डेवलप करना होगा। अब टाइम इन्वेस्टमेंट के अंदर 3 चीज़ें हम लोगों ने देख ली। सबसे पहले सिलेक्ट योर ऑडियंस, इसके बाद चूज़ अ प्रॉफिटेबल कॉर्नर, इसके बाद गुड रीडिंग जो आप लोगों के पास है, इसकी आदत है उनको डेवलप करना। इसके बाद बारी आती है आप लोगों के जो लिखने का फ़ेज़ है उसकी। अब आप लोगों ने जो टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है, वो लिखने के ऊपर टाइम इन्वेस्टमेंट करनी है। अब वो टाइम इन्वेस्टमेंट लिखने के ऊपर आप लोग किस तरह से कर सकते हैं? लिखने के फ़ेज़ के अंदर, राइटिंग फ़ेज़ के अंदर आप लोगों के पास जो सबसे पहली चीज़ आती है वो है आई कैचिंग हेडलाइन। अब आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने जो अपना डाटा लिखना है, जो भी मेटा डिस्क्रिप्शन आपने उसके अकॉर्डिंग अपनी सबसे पहली जो काम चीज़ लिखनी है वो है आई कैचिंग हेडलाइन। यानी आप लोगों ने एक ऐसी सुर्ख़ी लिखनी है, एक ऐसी लाइन लिखनी है जो कि आपके रीडर्स को बताएँगी, जो कि आपके सॉरी आपके जो आपके क़ारीन हैं, जो आपके व्यूवर्स हैं, जो आपके सुनने वाले हैं, उनको ये बताएगी कि उन्होंने आपके बाकी कंटेंट को पढ़ना, देखना, सुनना है या नहीं। यानी बेसिकली जो आप लोगों की हेडलाइन है, वो आपके रीडर्स को, आपके व्यूवर्स को, आपके हीयर्स को इस बात का तयन करने में हेल्प आउट करती है कि उन्होंने आपके बाकी कंटेंट को देखना है या नहीं। आपकी हेडलाइन आपके कंटेंट की जान होती है। अगर आप लोग अच्छा कंटेंट तो लिख लेते हैं लेकिन अच्छी हेडलाइन नहीं लिख सकते हैं, तो क्या होगा, आपका कंटेंट बेमानी होगा, वो इतनी ज़्यादा रैंकिंग अचीव नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने आई कैचिंग हेडलाइंस लिखनी है। आई कैचिंग हेडलाइंस आप लोग किस तरह से लिख सकते हैं, ये भी इंशाल्लाह आप लोगों को साथ-साथ बताया जाएगा। सबसे पहली चीज़ आप लोगों ने अपना जो टाइटल है, जो आप लोगों की हेडलाइन है, आपने उसको आई कैचिंग बनाना है ताकि लोग मजबूर हों, लोग वहाँ पे ठहर के रुकें, ठीक है? लोग वहाँ पे ठहरें, उसके बाद देखें कि आपने अपने कंटेंट के अंदर क्या ऐसे पॉइंट्स लिखे हैं जो उन्हें लाज़मी देखने चाहिए। अगर मैं आप लोगों को आई कैचिंग कुछ हेडलाइन सिखाऊँ, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे यूट्यूब पे लेके चलती हूँ। जैसे मैं यहाँ पे यूट्यूब को ओपन करती हूँ, तो मेरे पास से कुछ इस टाइप का इंटरफ़ेस आता है, तो ये देखिएगा एक दफ़ा। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ आई कैचिंग हेडलाइन सिखाती हूँ। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, तहज्जुद के सई एक सेकंड है, थोड़ा-सा मैं इसको नीचे कर लूँ। देखिएगा, तहज्जुद के सजदे में ये दुआ करना अल्लाह हमेशा कबूल करता है। अब यहाँ पे देखिएगा,
उसने एक आई कैचिंग हेडलाइन लिख दी। अब आप लोग यहाँ पे मजबूर हो जाएँगे सोचने के ऊपर कि कौन-सी ऐसी दुआ है जो तहज्जुद के वक़्त करें, अल्लाह लाज़मी कबूल करते हैं। तो सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या करना है कि आपने इसकी वीडियो को जाके देखना है, आपने उस दुआ को देखना है। आप क्या करेंगे, इसकी वीडियो को जाके क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसका जो बाकी का कंटेंट है उसको जाके चेक करेंगे। तो सबसे पहले हेडलाइन क्या काम करती है कि आपके बाकी कंटेंट की जान बढ़ाती है और लोग उसको मजबूर हो जाते हैं देखने के लिए। इसके बाद यहाँ पे मैं कुछ और हेडलाइंस भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये देखिएगा, ऐनक से जान छुड़ाना चाहते हो तो ये काम करो। अब कौन से काम करो? वीडियो देखोगे तो ही आपको पता चलेगा ना। तो सबसे पहला काम आप लोग क्या करेंगे कि आप लोग यहाँ पे जाके ये वीडियो चेक करेंगे। आप लोगों ने अपनी कंटेंट की जो हेडलाइन है वो कुछ इस टाइप की बनानी है कि लोग आपकी कंटेंट को देखने के लिए मजबूर हों। अब उसने इसके अंदर कोई बात की होगी ना कि आप लोगों ने अगर ऐनक छुड़वाने तो कोई ऐसा पॉइंट, कोई ऐसा काम है जो करना होगा। अब वो कौन-सा काम है, वो कौन-सी इसकी डिस्क्रिप्शन है, वो आप लोग इसके टाइटल के थ्रू यहाँ पे इसकी वीडियो के अंदर जाके चेक करेंगे। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा, 70 साला बाबर ने इस तरीके से अपनी नज़र ठीक है, वो कौन-सा तरीका है, आप वीडियो जाके चेक करेंगे तो ही पता चलेगा ना। हमेशा आप लोगों ने ये करना है कि जो भी आप लोगों का टाइटल है, जो भी आप लोगों की हेडलाइन है, वो इतनी अमेज़िंग हो कि बंदा मजबूर हो आपके जो बाकी के कंटेंट है उसको रीड करने के लिए। इसके बाद यहाँ पे मैं कुछ और आप लोगों को दिखाऊँ, ये देखिएगा, शौकत खानम अस्पताल, इसके बाद $30 लाख कहाँ गए? अब आप लोगों ने देखना है कि वो डॉलर कहाँ गए हैं, तो आपने क्या करना है, सिंपली इसके कंटेंट को जाके, वीडियो को, जो इनकी मेटा डिस्क्रिप्शन है, जो इनका कंटेंट है, उसको जाके चेक करें, उसके बाद ही आपको इल्म होगा। इसके बाद मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ हेडलाइन्स और दिखाऊँ तो ये देखिएगा कि जानिए, आलीशान घर छोड़कर मंदिर के करीब सादा से घर में क्यों रहते हैं? अब कोई तो इसकी वजह होगी ना, आप लोगों ने वो वजह जाननी है, तो आप लोगों ने सिंपली क्या करना है कि आप लोग जाएँगे इसकी वीडियो के अंदर, इसके बाकी कंटेंट को जाके वहाँ से चेक करेंगे। इसके बाद बारी आती है, अगर आप लोग उर्दू के अंदर तो हेडलाइन बड़ी आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है? लेकिन बारी आती है इंग्लिश हेडलाइंस के बारे में, तो इसके लिए आप लोगों के पास काफ़ी सारे टूल्स, काफ़ी सारी वेबसाइट्स होती हैं, जिनको इस्तेमाल करके आप लोग अपने कंटेंट की जो हेडलाइन है उसको एनालाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे 2 वेबसाइट्स मैं भी आप लोगों को बता देती हूँ, इसके अलावा भी आप लोग काफ़ी सारी वेबसाइट्स हैं, उनको जाके चेक कर सकते हैं। सबसे पहली वेब जो हमारे पास आती है वो है capitalizemytitle.com। आप लोग सिंपली गूगल पे जाएँ और गूगल पे जाके आप लोग लिखना है capitalizemytitle.com, और यहाँ पे जाके जो आपकी हेडलाइन है आप उसको एनालाइज़ कर सकते हैं, हेडलाइन एनालाइज़र। यहाँ पे आप लोगों ने सिंपली क्या करना है कि जो भी आप लोगों की हेडलाइन है आपने उसको यहाँ पे जाके एनालाइज़ कर लेना है। तो अभी हम ये वाला काम नहीं कर रहे हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो क्लास हमारी आएगी उसके अंदर हम इनको यूज़ करना देखेंगे, इन टूल्स को। इसके बाद सेकेंडली जो वेबसाइट आप लोगों के पास आती है वो है कोशेड्यूल हेडलाइन एनालाइज़र। आप लोग इस वेबसाइट को भी यूज़ करके जो आप लोगों की हेडलाइंस हैं उनको बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। इसको जब आप लोग ओपन करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, तो इंशाल्लाह ये सारी चीज़ें भी हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ पे आप लोग अपने जो कैरेक्टर्स हैं उनको काउंट कर सकते हैं, उसके बाद उनकी क्लैरिटी चेक कर सकते हैं, उसके बाद वहाँ पे सेंटीमेंट, हेडलाइन टाइप, ये सारी चीज़ें यहाँ पे जाके आप लोग एनालाइज़ कर सकते हैं। इसके बाद आप लोगों के पास जो बारी आती है नेक्स्ट फेज़ की, आपने सबसे पहला काम किया कि जो आपका टाइटल, जो आपकी हेडलाइन थी, उसको आप लोगों ने लिख लिया। इसके बाद बारी आती है आप लोगों की मेटा डिस्क्रिप्शन की। अब मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर आप लोगों के पास से कुछ और पॉइंट्स आ जाते हैं। सबसे पहला जो आप लोगों के पास पॉइंट आता है वो है राइटिंग स्टाइल। आपने अपनी तहरीर का जो राइटिंग स्टाइल है उसको चेक करना है। देखिएगा, हर तहरीर का जो अंदाज़े बयान है वो अलग होता है, ठीक है? अब सबसे पहले आप लोगों ने देखना है, अगर आप लोगों को किसी मज़ाक के उन्वान पे लिखना है तो आप लोगों का जो अंदाज़े बयान है वो भी मज़ाहिया टाइप होना चाहिए। अगर आपने किसी सीरियस टॉपिक के ऊपर लिखना है तो आप लोगों को सीरियस होके अपने जो इमोशंस हैं उनको काबू में रख के लिखना होगा। इसी तरह से आप लोग अगर किसी खबर के मुतालिक लिखना है, ठीक है? किसी हेडलाइन के टॉपिक के ऊपर आप लोगों ने लिखना है, तो आप लोगों ने उसको किस तरह से दिलचस्प बनाना है, ये सारी चीज़ें आप लोगों के जो अंदाज़े बयान हैं, राइटिंग स्टाइल्स हैं, उनके अंदर आती हैं। बिलफ़र्ज़ अगर है किसी मज़मून के ऊपर, तो आप लोगों का जो अंदाज़ बयान है वो मुफ़स्सल होना चाहिए, जामे होना चाहिए। कहीं पे आप लोगों को शॉर्ट लिखना पड़ता है, कहीं पे आप लोगों को जामे लिखना पड़ता है। ये सारी चीज़ें आप लोगों के राइटिंग स्टाइल के अंदर जो है बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। इसके बाद आप लोगों ने अपना राइटिंग स्टाइल भी चूज़ कर लिया। इसके बाद बारी आती है पैराग्राफ राइटिंग की। तो सबसे पहला ये करना है कि आपने अपना जो भी कंटेंट उसको पैराग्राफ की फॉर्म में लिखना है। अब वो पैराग्राफ कैसे होने चाहिए देखिएगा, आप लोगों ने जो भी फर्स्ट पैराग्राफ लिखना है आप उसको मोस्ट अपीलिंग बना के लिखना है। अगर आप लोगों का जो पैराग्राफ है वो अपीलिंग नहीं है तो क्या होगा कि आपके बाकी कंटेंट को इतना नहीं देखा जाएगा। तो आपने सबसे पहला काम क्या करना है कि अपने कंटेंट को जानदार बना के लिखना है। यानी पहला पैराग्राफ आप लोग इतना इंटरेस्टिंग लिखना है कि लोग मजबूर हों लास्ट तक वो आप लोगों के साथ जुड़े रहें। आप लोगों ने देखा होगा, जब आप लोग जब हम लोग स्कूल कॉलेज में थे तो यहाँ पे हमें ये बताया जाता था कि आपने जो अपना
फर्स्ट पेज है ना पेपर का, उसको बहुत ही अच्छा बना के लिखना है। अगर आप लोगों को जवाब शुरू-शुरू से लास्ट तक याद नहीं ना, तो आप ये करें कि जो उसके पहले पैराग्राफ है, आप उसको इंटरेस्टिंग वे में बना के वहाँ पे सेट कर दें। बाकी के आपके कंटेंट को इतना पढ़ा नहीं जाएगा, आपको मार्क्स मिल जाएँगे। तो हमेशा ये होता है कि आपने जो अपने पहले प्रोडक्ट्स होते हैं, पहले पैराग्राफ्स होते हैं, उनको बहुत ही अच्छे अंदाज में पेश करना होता है। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है, जो भी कंटेंट आप लिखें, उसका पहला पैराग्राफ लाज़मी तौर पर अपीलिंग हो। उसके बाद पहला पैराग्राफ ठीक है, सबसे पहले थी स्टाइल आप लोगों का जो राइटिंग स्टाइल था, फिर उसके बाद आप लोगों का फर्स्ट पैराग्राफ था, ठीक है, जिसको आप लोगों ने अपीलिंग बनाना है। इसके बाद बारी आती है, आप लोगों ने जो इसके अंदर सीटीए वर्ड्स यूज़ करने हैं, ठीक है। सीटीए वर्ड्स कौन से होते हैं? कॉल टू एक्शन वर्ड्स को सीटीए वर्ड्स कहा जाता है। कॉल टू एक्शन वर्ड्स कौन से होते हैं? जैसे साइन अप नाउ, ऑर्डर नाउ, ठीक है, ये सीटीए वर्ड्स होते हैं। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, आपने अपने पैराग्राफ, अपने मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर छोटी-छोटी सब हेडिंग्स यूज़ करनी है, ठीक है। सब हेडिंग्स आप लोगों ने लाज़मी तौर पे वहाँ पे यूज़ करनी है। इसके बाद बारी आती है कि आप लोगों ने जो बाकी के पैराग्राफ लिखने हैं, एक पैराग्राफ तो आप लोगों ने लिख लिया, अब सेकंड में आप लोगों ने क्या करना है कि जो रिमेनिंग पैराग्राफ्स हैं, आपने उनको कनेक्टेड फॉर्म में लिखना है। ऐसा नहीं होना आपके पहला पैराग्राफ के साथ दूसरे पैराग्राफ का लिंक हो, दूसरे पैराग्राफ के साथ तीसरे, चौथे पैराग्राफ का लिंक हो और फिर उसी के साथ जो आप लोगों के नेक्स्ट पैराग्राफ आ रहे हैं, उनका एक-दूसरे के साथ लिंक होना बहुत ज़रूरी है। आप लोगों ने बेतरतीब नहीं लिखना, बल्कि आप लोगों ने बातरतीब अंदाज़ में लिखना है। अगर आप लोगों के जो पैराग्राफ्स हैं वो कनेक्टेड फॉर्म में नहीं है, तो आप लोगों का जो कंटेंट है वो आप लोगों को सही से हेल्प आउट नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहला काम आप लोगों ने क्या करना है कि जो आपका कंटेंट है, आपने उसको तरतीब दे के लिखना है, ठीक है? आपने उसको कनेक्टेड चेन के अंदर लिखना है। आपकी जो चेन चेन का मतलब क्या होता है? पहला पार्ट दूसरे से मिला होता है, दूसरा पार्ट तीसरे से, तीसरा पार्ट चौथे से, चौथा पार्ट पाँचवें से, ठीक है? ये सारे पार्ट किससे मिले होते हैं? पहले पॉइंट के साथ। आपने अपने सारे कंटेंट को क्या करना है कि एक-दूसरे से मिला के मरबूत और मुनज़्ज़म अंदाज़ के अंदर लिखना है। इसके बाद बारी आती है कि आप लोगों ने कंटेंट किस टाइप का लिखना है। ईज़ी टू रीड कंटेंट आप लोगों ने लिखना है, यानी ऐसा कंटेंट हो जो कि पढ़ने में आसानी हो, ठीक है? आप लोगों ने मुश्किल-मुश्किल जो अल्फ़ाज़ है उसका इस्तेमाल नहीं करना, पेचीदा-पेचीदा अल्फ़ाज़ इस्तेमाल नहीं करने, बल्कि कोशिश ये करनी है कि आप लोग जो कंटेंट लिखने जा रहे हैं वो आम फ़हम अंदाज़ में लिखें, ठीक है? आम सी ज़ुबान में लिखें और आम फ़हम अंदाज़ में लिखें, ताकि अगले पढ़ने के लिए जो पढ़ना आपका कंटेंट है वो आसान हो। इसके बाद बारी आती है कि आपने अपने टॉपिक के ऊपर फ़ोकस होके रहना है। अगर आप लोग मसला कश्मीर के ऊपर बात कर रहे हैं, तो आप लोगों ने मसला फ़ीसा-गौरस से अंदर शुरू नहीं कर देना, बल्कि मसला कश्मीर के ऊपर रहते हुए ही आप लोगों ने काम करना है। इसके बाद बारी आती है प्रूफ़ रीडिंग की। आपने अपना सारा कंटेंट लिख लिया, अब उसके बाद आप लोगों के पास जो नेक्स्ट चीज़ आती है, वो है प्रूफ़ रीडिंग। आपने अपने कंटेंट को पढ़ना है, देखना उसके अंदर गलतियाँ तो नहीं हैं, अगर कहीं पे कोई गलती है, तो आप उसको किस तरह से चेक कर सकते हैं, ठीक है? इसके बाद अगर आप लोग अपना कंटेंट इंग्लिश में लिख रहे हैं, किसी और लैंग्वेज के अंदर लिख रहे हैं, तो आपने उसको पैराफ्रेज़ किस तरह से करना है। यानी अगर आप लोगों ने बिल्कुल आम फ़हम अंदाज़ के अंदर अपने कंटेंट को लिखा है, तो आप उसको नेक्स्ट किस तरह से अच्छे अंदाज़ में प्रेज़ेंट कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग कौन से पैराफ्रेज़िंग टूल्स यूज़ करेंगे, ठीक है? इसके बाद अगर आपने अपने कंटेंट को उर्दू में लिखा है, आप उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो कौन से ट्रांसलेटर टूल्स हैं, वो आप यूज़ करेंगे। ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह साथ-साथ देखी जाएँगी। इसके बाद आपने अपने कंटेंट का प्लेजरिज़्म किस तरह से चेक करना है, ये सारी चीज़ें आप लोगों के पास से कंटेंट राइटिंग के लिए बेहद ज़रूरी हैं। इसके बाद आप लोगों ने अपने जो वर्ड्स हैं इनको काउंट करना है। मोस्टली ये होता है कि जो कंटेंट राइटर्स होते हैं उनको वर्ड्स के लिहाज़ से पे किया जाता है। तो समटाइम्स ये भी होता है कि आपका जो क्लाइंट है, जो आपका बायर है, वो आपको बोलता है कि मुझे इतने वर्ड्स तक जो आप कंटेंट है वो क्रिएट करवाना है। यानी वो आपको बोलता है मुझे 150 अल्फ़ाज़ से मुश्तमिल कंटेंट क्रिएट करवाना है, मुझे 5000 अल्फ़ाज़ से मुश्तमिल 3000 पे। तो आप लोगों ने अपने वर्ड्स को काउंट भी करते रहना है। आप लोगों ने ये भी देखना है कि आप लोग किस तरह से कितनी जो महदूद लिमिट है उसके अंदर लिख सकते हैं। इसके लिए आप लोगों के पास से काफ़ी सारी जो काउंटिंग ऐप्स आ जाती हैं, ठीक है? आप इनको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं वर्ड काउंटिंग ऐप्स को। इसके बाद बारी आती है कीवर्ड्स रिसर्च की, ठीक है? आप लोगों ने अपने कंटेंट के अकॉर्डिंग जो कीवर्ड्स हैं उनको लाज़मी तौर पे चूज़ करना है। अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ कीवर्ड सिखाऊँ, तो मैं सबसे पहले आप लोगों को क्या करती हूँ, फ़ेसबुक के ऊपर लेके चलती हूँ। यहाँ पे देखिए कि मैंने फ़ेसबुक ओपन कर लिया। अब मैं यहाँ पे अगर आप लोगों का कुछ जो कीवर्ड्स हैं वो दिखाऊँ, बिलफ़र्ज़ मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाऊँ, ऐसा करती हूँ मैं बिज़नेस मार्केटिंग यहाँ पे सर्च करती हूँ, ठीक है? बिज़नेस मार्केटिंग। जैसे यहाँ पे मैं बिज़नेस मार्केटिंग के अकॉर्डिंग जो कंटेंट है, उसको सर्च करती हूँ, तो मैं यहाँ पे पोस्ट पे जाऊँगी, ठीक है? मैं जैसे ही यहाँ पे पोस्ट पे जाती हूँ, तो ये देखिएगा यहाँ पे मैं यहाँ पे मोर पे चलती हूँ। यहाँ पे मैं जैसे ही मोर पे गई, तो मेरे पास ये कुछ कीवर्ड्स आए। आपके कीवर्ड्स आपके जो कंटेंट इसको रैंक करवाने में बहुत हेल्प आउट करते हैं। आपने हमेशा जो-सा भी कंटेंट क्रिएट करना है, आपने उसके अकॉर्डिंगली जो आप लोगों के सूटेबल कीवर्ड्स हैं, उनको लाज़मी तौर पे ऐड करना है, जैसे इन्होंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है।
इसके बाद अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को कुछ और कीवर्ड्स दिखाऊँ, ये देखिएगा अब इन्होंने यहाँ पे बैच के अकॉर्डिंग वर्क किया। अब इन्होंने यहाँ पे सारे जो कीवर्ड्स हैं उनको ऐड कर दिया। अब कोई सा भी बंदा बिज़नेस के अकॉर्डिंग कोई भी चीज़ सर्च करेगा तो इनका जो कंटेंट है ये लाज़मी तौर पे ऊपर आएगा। इसके बाद यहाँ पे कुछ और चीज़ें अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ, यहाँ पे देखिएगा मोर के ऊपर यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग है। इन्होंने सारे टूल्स को डिजिटल जितने भी इनके कीवर्ड्स हैं, उन सब में इन्होंने कीवर्ड्स जो है डिजिटल मार्केटिंग को यूज़ किया हुआ है। अब कोई सा भी बंदा गूगल, फेसबुक के ऊपर जाके डिजिटल मार्केटिंग सर्च करेगा तो इनका जो कंटेंट है ये भी टॉप रैंकिंग के अंदर आएगा। तो आप लोगों ने हमेशा क्या करना है कि जो सा भी कंटेंट कोई सा भी जो कंटेंट आप लोग क्रिएट करते हैं, आप लोगों ने उसके अकॉर्डिंग जो कीवर्ड्स हैं उनको लाज़मी तौर पर फाइंड आउट करना है। इसके बाद बारी आती है आप लोगों के पास जो सबसे मेन चीज़ है वो आप लोगों के पास आती है सोशल मीडिया। ठीक है, सोशल मीडिया आप लोगों ने किस तरह से सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना है। अगर आप लोग कंटेंट राइटर बनना चाहते हैं तो आप लोगों के पास सबसे मेन प्रायोरिटी जो है वो सोशल मीडिया है। ठीक है, अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं हैं तो आप लोग कहीं से भी जो अपने क्लाइंट्स हैं उनको जमा इकट्ठा नहीं कर सकते। बिलफर्ज अगर आप लोग फाइवर वगैरह के ऊपर भी वर्किंग करते हैं तो आप लोगों को जो आपकी गिग्स हैं उनको रैंक करवाने के लिए भी सोशल मीडिया की ज़रूरत है। वहाँ पे आप लोगों ने अपना अकाउंट वेरीफ़ाई करना है तो वहाँ पे भी आपको सोशल मीडिया की ज़रूरत है। वहाँ पे डिफरेंट अकाउंट्स होते हैं जहाँ से जाके आपने इसको कनेक्ट करना होता है। उसके बाद आपका जो अकाउंट है वो 100% वेरीफ़ाई होते हैं। उसके बाद जो सेकंड बारी आती है वो है गिग की। तो गिग को भी रैंक करवाने के लिए आप लोगों को ट्विटर की, फेसबुक की, ड्रिबल की, वीमियो की, इन सारी ऐप्स की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे बारी आती है सोशल मीडिया की। आप लोगों ने सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना है। अगर आप लोगों के सोशल मीडिया जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं वहाँ पे जो फॉलोअर्स हैं वो बढ़ते हैं, जो व्यूअर्स बढ़ते हैं, तो क्या होता है कि आपको उन वेबसाइट, उन अकाउंट्स, उन प्लेटफ़ॉर्म्स की तरफ से भी अर्निंग दी जाती है। यानी अगर आप लोगों का यूट्यूब पे जो वॉच टाइम है वो 4000 घंटे बढ़ जाता है। इसके बाद अगर फेसबुक के पेज के ऊपर आपके जो लाइक्स हैं, जो आपके व्यूअर्स हैं, फॉलोअर्स हैं वो बढ़ते हैं तो आपको फेसबुक की तरफ से भी अर्निंग होती है। इसी तरह से इंस्टाग्राम पे भी है। आप जितना खुद को प्रमोट करते हैं उतना ही ज़्यादा आप लोगों को क्लाइंट्स मिलते हैं। तो सबसे पहले मेन चीज़ जो आप लोगों के पास आती है वो सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। आप यहाँ पे अपने अकाउंट्स बनाएँ, उनको यहाँ से जाके चेक करें। तो यहाँ पे आज हम लोगों ने बेसिकली बात की है कुछ कंटेंट राइटिंग के पॉइंट्स के बारे में। आई होप आप लोगों को अच्छे अंदाज़ में समझ आ गई होगी। अगर किसी का कोई भी सवाल हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। जज़ाकिल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।